एसबीआई कैसे आज इतना बड़ा बैंक बना। फिर हम लोग आते हैं 1921 में ही। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। फिर 1917 ईस्वी में टाटा औद्योगिक बैंक की भी स्थापना की गई थी। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रारंभ में जो है उसकी कुल पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभाजित थी। और 1 जो है जनवरी 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस प्रकार से आजादी के बाद पहला जो बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर भारत में जो है हवाई जहाजों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कई जो है कार्य राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत सरकार ने समय समय पर संपन्न किए। अब आता है फिर से बैंकों का विकास। तो फिर आजादी के बाद और भी यह बैंकिंग विकास की प्रक्रिया चलती रही। बैंकिंग विकास की प्रक्रिया आजादी के बाद तेजी से लाने का श्रेय जो है फिर से यहाँ के भारत के प्रधानमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सहयोग से ही संपन्न हुआ। भारत में अब जैसे जैसे भारत का आर्थिक विकास तेजी से होता गया वैसे वैसे बैंकों की भी स्थापना होती गई। तो भारत में जब जो है आजादी मिली उसके 10 साल के अंदर ही देखा गया यहाँ लगभग निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के कुल लगभग 600 बैंक कार्य कर रहे थे। किंतु आजादी से लेकर के 10-15 साल के अंदर ही यानी 1965 आते आते भारत के लगभग 300 बैंक पूंजी की कमी के कारण दिवालिया हो गए या बंद हो गए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां आने लगी, क्योंकि भारत में कई तरह के क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में था, औद्योगिक क्षेत्र जो था भी वो बहुत महानगरों तक ही सीमित था। ऐसे में कृषि और उद्योग के बीच सामंजस्य बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए भी बैंक की स्थापना का जो है सुझाव मांगा, औद्योगिक विकास के स्थापना का भी सुझाव मांगा, आयात निर्यात के विकास के लिए भी सुझाव मांगा। किंतु भारत की परिस्थितियां, राजनैतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां अत्यधिक जो है विषमताओं के साथ बनी हुई थी। ऐसे में जो है बहुत जो है निष्ठापूर्वक आर्थिक विकास का, बैंकिंग विकास का कार्य नहीं हो पा रहा था। इसीलिए भारत में जो है बैंकिंग विकास थोड़ी सी धीमी हो गई। फिर भी कुछ बैंक खोले गए। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए आसानी से कम ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। अब ये बैंक सभी प्रकार के उद्योगों को ऋण देता था। आईडीबीआई बैंक चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मझोले आकार के उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, ऐसे में इसके पास कार्य का भार अत्यधिक बढ़ गया था। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 1990 ईस्वी में भारत में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे सिडबी भी कहा जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय लखनऊ में खोला गया है। ये बहुत बार सवाल बनते हैं, जबकि आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित था। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1964 ईस्वी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के सहयोग के लिए 1 अप्रैल 1990 ईस्वी में एसआईडीबीआई बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना की गई। अब ऐसे में सिडबी जो है लघु तथा मझोले आकार के छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करने का काम करता है, जबकि
आईडीबीआई बैंक बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। सिडबी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पास एक कार्य है जिसको कहा जाता है सिंगल विंडो सर्विस। सिंगल विंडो सर्विस का मतलब यह है कि अगर कोई आयातक या निर्यातक है जो ऋण विदेशी मुद्रा में लेना चाहता है तो अब उसे कई बैंकों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अगर किसी छोटे या मझोले आकार के आयातक निर्यातक को लोन चाहिए जो है विदेशी मुद्रा में, तो सिडबी के किसी भी ब्रांच के में जाकर के वो लोन उस जो है अपने लिए जरूरी विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वो डॉलर में लोन ले सकता है, चाहे पाउंड में, चाहे युआन में ले सकता है, चाहे येन में ले सकता है। अब उसको आसानी से ऋण मिल सकता है। इसी फैसिलिटी को सिडबी के इसी फैसिलिटी को सिंगल विंडो सर्विस के नाम से जाना जाता है। अब फिर इसके बाद जो है औद्योगिक विकास के बाद भारत में कृषि विकास को और ग्रामीण विकास को भी ध्यान में रखना था। लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास के पहले हम लोग पीछे थोड़ा सा और आते हैं। भारत में 1966 यानी 1966 में भयावह जो है अकाल अर्थात सूखा पड़ता है। इस सूखे के कारण भारत में भूखमरी चारों तरफ फैल जाती है। भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और जब पैसे के लिए, लोन के लिए, सहायता के लिए मांग करते हैं तो लोग जो है तरह तरह के व्यंग करते हैं। ऐसे में यहाँ के प्रधानमंत्री अत्यधिक दुखी होते हैं और आकर के देश में बैंकिंग का सामाजिक विकास करने के लिए बैंकों पर नए सिरे से कार्य करने की बात सोचते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कदम भारत सरकार द्वारा उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी बैंक हैं उनका सामाजिकरण किया जाए। सामाजिकरण का मतलब यह है कि जो 1965 से पूर्व यानी 1969 के पूर्व भी अगर हम देखें तो भारत में दो ही राष्ट्रीयकृत बैंक थे, एक आरबीआई और एक एसबीआई। आरबीआई सरकार का बैंक था, एसबीआई जनता का बैंक था। अब बाकी जितने बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, वो बड़े बड़े महानगरों में खुले थे और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देते थे। गांव की जनता सेठ साहूकार और महाजनों के चंगुल में फंसी रहती थी। इसीलिए यहाँ की सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए इंदिरा गांधी को अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। कहा यह जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की तो इससे नाराज होकर उनके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी इस्तीफा दे दिए और पार्टी से बाद में अलग भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बहुत विरोध के बाद संभव हुई थी और यह इंदिरा गांधी के ही प्रयत्न से सफल हो पाई थी। तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे और उस 14 बैंकों में ऐसे बैंक शामिल थे जिनकी कुल पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 50 करोड़ रुपए से अधिक लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास। यानी ये जो वो बैंक थे 14 जो पूरी बैंकिंग प्रणाली में 70 से 80% तक कंट्रोल रखते थे। यानी उस समय के सबसे महत्वपूर्ण 14 बैंकों की कुल पूंजी को भारत सरकार ने खरीद लिया और खरीद कर उन 14 बैंकों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अर्थात वो प्राइवेट बैंक पूरी तरह से सरकारी बैंक हो गए, भारत सरकार के हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए। तो राष्ट्रीयकरण के समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे और आरबीआई उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिनकी कुल पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। साथ ही जो है यह भी महत्वपूर्ण है कि जो बैंक राष्ट्रीयकरण किए गए वो बहुत ही प्रभावी थे। अब इन 14 बैंकों का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसमें से एक बैंक था
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था इंडियन बैंक, चौथा था इंडियन ओवरसीज बैंक, पांचवा बैंक आपका था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सातवां यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, इलाहाबाद बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, और इसके अलावा देना बैंक, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। ये 14 बैंक थे उस समय। इनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। इनके प्रभाव को, इनके जो है कार्य को देख करके पुनः इंदिरा गांधी जी ने दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में किया गया, और इस समय दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, किंतु जो है आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल थे, और जो है इसमें उन बैंकों को रखा गया था जिनकी कुल पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसमें मुख्य रूप से 6 निम्नलिखित बैंक शामिल थे। पहला है आपका आंध्रा बैंक, दूसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है आपका कारपोरेशन बैंक, और आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इस प्रकार से जो 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए वो जो है 1980 में निम्नलिखित थे। इस प्रकार पहले चरण में 14 बैंक, दूसरे चरण में 6 बैंक, तो ये दोनों मिलाकर 20 बैंक हो गए। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई थी। इसके बाद सितंबर 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट करके 20 से 19 हो गई। फिर इसके बाद आपके यहाँ बैंकों का विलय का प्रोसेस और चलता रहा, और 1 अप्रैल सन 2019 ईस्वी में पुनः देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो अब ध्यान से समझिए कि 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। फिर इसके बाद 30 अगस्त 2019 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की गई, और 1 अप्रैल सन 2020 से पुनः जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार इससे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जो है 1 अप्रैल सन 2020 ईस्वी से जो बैंकिंग विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसमें कौन से बैंक को किसमें मिलाया गया। तो याद रहे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिला दिया गया, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या जो है घट करके 11 हो गई है। कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा। 12 भी ये इसलिए मिलेगा क्योंकि एसबीआई भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रकार भारत में बैंकिंग प्रणाली जो है विकसित हुई। अब थोड़ा सा 2-3 बैंक और हैं महत्वपूर्ण, उनको भी सुन लीजिए। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ में 4 राज्यों में 5 स्थानों पर खोले गए थे। एक गोरखपुर में, और जो है मुरादाबाद में, दूसरा हरियाणा के जो है भिवानी में, तीसरा राजस्थान के जयपुर में, और एक खोला गया था पश्चिम बंगाल के मालदा में। इन बैंकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन 1987 आते आते इनमें जो है अत्यधिक घाटा उत्पन्न हो गया, जिससे विजय केलकर कमेटी ने सिफारिश किया कि जो है अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार रोक देना चाहिए और इनको सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों के साथ मिला देना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखें
कि ये पूछता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ, तो आप कहेंगे नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। फिर पूछता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार को किस कमेटी की सिफारिश पर रोक दिया गया, तो आप कहेंगे केलकर कमेटी की सिफारिश।